नहीं, आज मैं अहमदाबाद में नहीं हूँ, मैं कल जा रहा हूँ अहमदाबाद। ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन है तो सीआरआर और एसएलआर की हेल्प से कैसे इन्फ्लेशन को फाइट किया जा सकता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, अब अच्छे से समझिए, बहुत ही मजा आएगा आपको इस चीज को समझने में। देखिए, इन्फ्लेशन है मतलब पैसा बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, तो मार्केट से पैसा क्या करना है, विड्रॉ करना है। करेक्ट, मार्केट से पैसा क्या करना है, विड्रॉ करना है। ये बैंक है, बैंक के पास सीआरआर एंड एसएलआर अभी क्या है, 21 करोड़ है, तो लोनेबल अमाउंट क्या है, 79 करोड़ है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो मार्केट से पैसा विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, मार्केट से पैसा कैसे विड्रॉ किया जाता है, तो आरबीआई क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देती है। अब ये 21 करोड़ से लेट से सीआरआर प्लस एसएलआर अगर आपका हो गया 40 करोड़, तो अब लोनेबल अमाउंट आपका घट जाएगा क्योंकि एनडीटीएल तो आपका कांस्टेंट है 100 करोड़। तो लोनेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, 79 करोड़ से घट के 60 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, बैंक जो कस्टमर जो यहाँ पे पैसा डिपॉजिट किए थे, इनसे बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी, पे कर रही थी, और जो बोरोवर थे इनसे बैंक 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी ऑन दिस 79 करोड़। अब क्या है, अब बैंक के पास सिर्फ 60 करोड़ है लोन में प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आरबीआई ने एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा दिया है। तो एसएलआर और सीआरआर बढ़ के 40 करोड़ हो गया है। तो अब बैंक के पास लोन में प्रोवाइड करने के लिए पैसे कम हो गई है, तो बैंक क्या करेगा, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा कि घटाएगा या कांस्टेंट रखेगा। इंक्रीज, इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज करेगा। तो लेट से ये 11 से 15% हो गया। ठीक है, अब क्या है, तो जो बोरोवर्स जो हैं, जो पहले 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे थे, अब उनके लिए बोरोइंग क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। अब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करना होगा, तो बहुत ऐसे बोरोवर होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो मार्केट, तो वो बोरो नहीं करेंगे। तो जब वो बोरो नहीं करेंगे तो पैसा क्या होगा, मार्केट से चला जाएगा। ठीक है, पैसा क्या हुआ, मार्केट से तो निकल गया ना। तो जब पैसा मार्केट से निकल गया तो पैसे की कमी हो गई। तो आरबीआई को यही तो करना था कि पैसा डिक्रीज करना था, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, तो उस पैसे को मार्केट से लेना होता है। मार्केट से कैसे, आरबीआई, अब आपके पॉकेट से तो आरबीआई नहीं बोलेगी ना कि नहीं, आप 100 रुपीज रखे हुए हो, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया तो चलो आप 50 रुपीज मुझे दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो आरबीआई कुछ टूल्स यूज करती है, तो यही सीआर और एसएलआर का टूल्स यूज करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन जिस रेट पे लोग, क्योंकि बहुत लोग लोन लेते हैं ना, आजकल तो हर चीज के लिए लोग लोन लेता है। आप कार लोन लेते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, हर चीज के लिए गोल्ड लोन लेते हो, कितना सारा चीज का लोन मिलता है। तो अब लोन आपके लिए कॉस्टली हो गया, अब आपको इजीली लोन नहीं मिल रहा है। तो जब लोन कॉस्टली हो गया तो आप लोन नहीं ले पा रहे हो, मतलब मार्केट में पैसा अब नहीं फ्लो कर रहा है। मार्केट में पैसा नहीं फ्लो कर रहा है तो लोगों के पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई। जब लोगों के पास पैसे की कमी हो गई तो क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया। तो डिमांड डिक्रीज हो गया तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो जो इन्फ्लेशन था वो फिर अपने नॉर्मल स्टेज पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। आउटस्टैंडिंग वे सर, थैंक यू। बस मेरा यही मोटो रहता है कि एक बार में आप सबको समझा दूं मैं। बताइए आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, बट स्टिल अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ऑल क्लियर है, अरे वाह, वंडरफुल।
मैंने आपको बोला था ना, माइक्रो तो फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, बट मैक्रो इज माय फॉर्टे, क्योंकि मैक्रो तो सिविल सर्विसेज का मैं पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ाता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका कोई टक्कर नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, इसमें एक और चीज है कि अगर डिफ्लेशन है, ठीक है, डिफ्लेशन है इसका क्या मतलब है? मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, मीन्स मार्केट में पैसे की कमी है। तो जब मार्केट में पैसे की कमी होती है तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में पैसा इंजेक्ट करेगा, मतलब डालेगा। तो कैसे डालेगा? तो अगेन अभी आपका जो सीआरआर और एसएलआर 21 करोड़ था, उसको डिक्रीज करके क्या कर देगा? 15 करोड़ कर देगा। बैंक के पास 85 करोड़ हो गया। पहले बैंक 79 करोड़ पे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, तो अब बैंक के पास ज्यादा है, 85 करोड़ है, तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक कम करेगा। तो जब बैंक कम करेगा तो सपोज करिए अब 9% पे आपको लोन मिल रहा है, तो जो लोग 11% पे लोन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो 9% पे अफोर्ड कर पाएंगे। तो अब वो लोग मार्केट में जाके, सॉरी, बैंक से जाके लोन लेना शुरू करेंगे। तो लो जब लोन लेना शुरू करेंगे तो मार्केट में फिर से डिमांड क्रिएट हो गया, और जब डिमांड क्रिएट हो गया, अभी डिमांड कम था तो डिमांड क्रिएट हो गया, तो फिर से डिफ्लेशन से हम लोग कहाँ आ गए? फिर से नॉर्मल स्टेज पे। तो ऐसे ही एक पेंडुलम होता है, एक तरफ आपका डिफ्लेशन है, दूसरी तरफ आपका इन्फ्लेशन है, और बीच में आपका नॉर्मल स्टेज है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा, ताकि लोग के लिए लोन जो हो जाए वो कॉस्टली हो, तो लोग पैसा मार्केट से निकल जाए। जब डिफ्लेशन होगा तो सीआरआर और एसएलआर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ताकि जो लोन लोगों के लिए हो वो चीप हो जाए, मीन्स मार्केट में पैसा आ जाए। जब मार्केट में पैसा आएगा तो नॉर्मल स्टेज में पहुंचेंगे, जब मार्केट से पैसा जाएगा इन्फ्लेशन से तो नॉर्मल स्टेज में पहुंचेंगे। यस, सबों का क्लियर हुआ? किसी को भी कोई डाउट? सीआरआर और एसएलआर लगातार डिक्रीज ही हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से सीआरआर और एसएलआर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोविड के टाइम पे भी चेंज हुआ था। बहुत पॉइंट में डिक्रीज होता है, आपको उतना पता नहीं चलता है, बट डिक्रीज होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ फिर। देखिए यहाँ पे तो यही मैंने लिखा है कि डिमांड एक्सीड सप्लाई, तो इससे क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन होगा, दैट इज इंक्रीज जनरल प्राइस लेवल। तो टू फाइट और रिड्यूस इन्फ्लेशन आरबीआई क्या करता है? एसएलआर और सीआरआर को इंक्रीज करता है। तो इससे क्या होगा? लोनेबल अमाउंट जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो जब लोनेबल अमाउंट डिक्रीज होगा तो फिर बैंक क्या करता है? ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो मनी बिकेम मोर एक्सपेंसिव टू बोरो। अब मनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया बोरो करने के लिए। नाउ द बोरोवर विल हैव लेस मनी। अब उतने ज्यादा तो अब पीपल बोरो नहीं करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ से बोरो करेंगे? नाउ द बोरोवर विल हैव लेस मनी विच लीड्स टू रिडक्शन इन डिमांड। तो उससे क्या होगा? डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। अब जब डिमांड रिड्यूस हुआ तो प्राइस रिड्यूस हो गया। अब जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ? रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन में रिडक्शन होगा तो क्या होगा? मार्केट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल, मींस डिमांड एंड सप्लाई इज बैलेंस्ड। तो इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए क्या करना होता है? हमें कंजम्पशन रिड्यूस करना होता है। डिमांड का क्या मतलब होता है? जब लोग डिमांड कर रहे होते हैं तो मीन्स लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं ना। तो जब हमें इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो हमें कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो लोन को एक्सपेंसिव बनाएंगे। लोन एक्सपेंसिव कैसे बनता है? तो सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज करके। अब जब लोन एक्सपेंसिव बनेगा तो इससे मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस होगा। तो जब मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट या डियर या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। इसका क्या मतलब है? अभी मार्केट में इतना है पैसा, ठीक है, अब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो, मीन्स आप हर जगह से इसे प्रेस कर रहे हो। सपोज अभी 1000 रुपीज है, तो अब आप इसको 500 कर रहे हो। तो आप इसको प्रेस कर रहे हो ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसको टाइट कर रहे हो।
कॉन्ट्रैक्ट करना, टाइट करना, डियर, जब चीज कम होता है तो वो प्यारा होता है, जब चीज बहुत होता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो आप उसको डियर बना, मीन्स आप उसको प्यारा बना रहे हो, चीज ज्यादा से कम कर रहे हो। ये हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, इस तरीके से हॉक की तरह ये होता है। इसीलिए इसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, टाइट, डियर या हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि विच टाइप ऑफ पॉलिसी वी रिक्वायर टू फाइट विथ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से आपका दिमाग में क्या आना चाहिए कि टू रिड्यूस कंजम्पशन। रिड्यूस कंजम्पशन मतलब मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस करना है, तो मनी सप्लाई को प्रेस करना है, प्रेस कर करके इसको कम करना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, या टाइट करना है इसको, या डियर बनाना है, इसी को हॉकिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आप सबका, हाउ टू फाइट इन्फ्लेशन? क्लियर हुआ? क्लियर है? वंडरफुल। अब देखिए, अब हाउ टू फाइट डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन से फाइट करने के लिए क्या करना है? डिफ्लेशन का मतलब डिमांड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो आपको डिमांड को इनकरेज करना है, मीन्स कंजम्पशन को इनकरेज करना है। तो कंजम्पशन को कैसे इनकरेज करेंगे? तो लोन को चीपर बनाएं। अभी आपको 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, अब आपको 8% पे मिला लोन, तो लोन चीपर बनाएंगे। लोन चीपर बनाने का क्या मतलब है कि मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज किया जा रहा है, तो इंक्रीज, पहले मनी कम है तो इसको बढ़ाया जा रहा है, तो घींच घींच के इसे एक्सपैंड किया जा रहा है। तो इसीलिए इसका नाम होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्या एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। ईजी बनाया जा रहा है, पहले क्या था ना, ये टाइट था ना, इसको टाइट किया जा रहा था, तो अब इसको लूज किया जा रहा है, दैट इज ईजी मनी पॉलिसी। अब जो चीज कम था उसको ज्यादा कर रहे हो तो वो चीप हो जाता है, अब वो डियर नहीं रहता है। और इसका जैसे ये हॉकिस था तो इसको डॉविस बोलते हैं। समझ आया हाउ टू फाइट डिफ्लेशन? किसी को कोई डाउट? यस सर। यस सर का क्या मतलब है? डाउट है कि नहीं है? क्लियर है कि नॉट क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। आप में से कितने लोग इसके पहले सीआरआर, एसएलआर ये सब पढ़े थे? और कितनों को आज फर्स्ट क्लास था? सीआरआर, एसएलआर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज फर्स्ट क्लास था। फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझ आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट ईयर पढ़ा था पर समझ कुछ नहीं आया था, इस बार आपको सब कुछ समझ आ गया। ओके। देखिए, स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अभी क्यों स्टेबल और मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, इस लॉजिक को भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा। पहले भी पढ़ा था बट एनडीटीएल न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा आज। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, टाइम आपका हो चुका है, इट्स 9:37। तो अभी मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेट्स सी। चलिए मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा जब सीआरआर और एसएलआर को आप हाई रखेंगे तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों नहीं होता है? ठीक है, क्यों अच्छा नहीं होता है इकोनॉमी के लिए अगर आप बहुत ज्यादा सीआरआर और एसएलआर को हाई रखते हैं? तो देखिए, सीआरआर और एसएलआर अगर जब ज्यादा हाई होता है तो लोनेबल अमाउंट आपका रिड्यूस होता है, करेक्ट? लोनेबल अमाउंट जब रिड्यूस होता है तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो लोन कम आता है, मतलब रिडक्शन हो जाता है लोन में। तो जब लोन का रिडक्शन हो जाता है तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हुआ। तो जब मनी सप्लाई मार्केट में कम होता है तो डिमांड क्या होता है? घटता है। तो जब डिमांड घटेगा, लोग जब चीजों को उतना डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए हाई सीआरआर और एसएलआर हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है।
सीआरआर और एसएलआर को कम ही रखना चाहिए ताकि डिमांड मार्केट में बना रहे। डिमांड बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड बना रहेगा तो हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकेंगे, बट अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि हाई सीआर और एसएलआर इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप क्या लिखेंगे? ये बताइए, ये लॉजिक समझ आया कि नहीं? इतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज करने से क्या होगा? लोनेबल अमाउंट आपका रिड्यूस होगा। लोनेबल अमाउंट रिड्यूस होने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? लोन रिडक्शन होगा। लोन में रिडक्शन होने का क्या मतलब? मनी सप्लाई, मतलब लोग कम लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस हुआ। मनी सप्लाई मार्केट में रिड्यूस होने से क्या होगा? कि डिमांड रिड्यूस होगा। अब जब डिमांड रिड्यूस होगा, बहुत ज्यादा अगर डिमांड कम हो जाता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्लियर है सबका? एनी डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? देखिए, अब ये सब जो चीज है ना, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब सब सिविल सर्विसेज वालों के लिए है। आपको यहाँ पे जो केएस का प्रिपरेशन करेंगे, उनको इन सब चीज की रिक्वायरमेंट है, बट आपको नहीं है। जो जो कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये इंक्रीमेंटल सीआरआर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है? ये जब डिमोनेटाइजेशन लगा था ना देश में, तब ये कॉन्सेप्ट आया था कुछ दिनों के लिए। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये सब सिविल सर्विसेज या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पूछ सकते हैं, बट आपके एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा। तो आपका सीआरआर और एसएलआर वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एलएएफ, जिसमें आपको मैं रेपो और रिवर्स रेपो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही।